नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा, आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। सुप्रीम कोर्ट से बोली सरकार, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का अधिकार नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सरकार ने बताया है कि अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बताया कि रोहिंग्यों के भारत में अवैध प्रवास सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय के कई फैसलों का जिक्र है। इसमें सरकार ने कहा है कि विदेशी अनुच्छेद 21 के तहत ही स्वतंत्रता के अधिकार है और उन्हें भारत में बसने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी का भूटान दौरा खराब मौसम के कारण हुआ स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी की 21-22 मार्च की भूटान यात्रा वहां के खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। दौरे की नई तारीखों को तय करने को लेकर काम जारी है। वकील जय अनंत देहद्वाई के मानहानि के मामले में महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा समन। वकील जय अनंत देहद्वाई के मानहानि के मामले में टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने देहद्वाई द्वारा अंतरिम राहत की मांग पर महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है। पुतिन और जेलेंस्की ने पीएम मोदी को चुनाव के बाद दौरे का दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ घंटों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। दोनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी युद्ध के बीच हुई है। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने कहा कि वे भारत को शांति दूत के रूप में देखते हैं। सूत्रों ने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर रहेगी पैनी नजर। जाने कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार। लोकसभा चुनावों में धन बल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर चुनाव आयोग की निगरानी भी सख्त हो रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में हर संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर कितना पैसा खर्च करेंगे, इस पर चुनाव आयोग के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की पैनी नजर रहेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख और छोटे राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा 75 लाख तय की है। आरबीआई का बड़ा फैसला, छुट्टी के दिन भी खुली रहेंगी बैंक की सभी ब्रांच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए रविवार 31 मार्च को भी बैंक खुले रखने का फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते यह फैसला लिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा मांगे माफी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर बीजेपी ने बुधवार को चुनाव आयोग से शिकायत की। इसमें बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद कहा, मैंने राहुल गांधी का पूरा बयान पढ़ा। आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ऐसी बात बोलना शर्मनाक है। दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान से थोड़ा बेहतर भारत। खुशी ऐसी चीज है जिसकी आज की दुनिया में सबसे अधिक जरूरत है। खुशी पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र पिछले 1 दशक से हर साल देशों को कैटेगराइज करता है और बताता है कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन है। खुशहाली के मामले में सबसे ऊपरी पायदान पर यूरोपीय देश फिनलैंड है। फिनलैंड ने लगातार 7वीं बार यह पायदान हासिल किया है। वहीं तालिबान शासित अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में आखिरी पायदान पर है, जबकि भारत ने पिछली बार की तरह अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार देगी 50,000 रुपए तक की सब्सिडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सरकार की ओर से 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी, जो 31 जुलाई तक सरकार की ओर से लागू रखी जाएगी। यानी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने हैं तो आपको 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ अलग अलग श्रेणी वाइज रखा गया है। अगर कोई ग्राहक 2 पहिया वाहन खरीदता है तो उसे 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं 3 पहिया वाहन पर 25,000 रुपए की छूट। वह भारी वाहन खरीदने हैं तो वहां पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार की ओर से ग्राहकों को मुहैया करवाई जाएगी। मोदी सरकार से मिला 1390 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर। जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयरों में 10.1% की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इंट्रा डे 2060 रुपए 60
पैसे के हाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल कंपनी को 1390 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जेबीएम ऑटो को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 1390 इलेक्ट्रिक बस के साथ संबद्ध इलेक्ट्रिक और इंफ्रा के विकास के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। सरकार ने पिछले साल अगस्त में पीएम ई बस सेवा योजना की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस की आपूर्ति की जाएगी। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर केस में बचे बच्चे ने खोले बड़े राज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बदायूं के बाबा कॉलोनी में 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि तीसरा भाई घायल हो गया। हमले में आयुष और आहन उर्फ हनी की मौत हो गई। वहीं इसमें बचे तीसरे भाई ने दिल दहला देने वाली इस वारदात की आप बीती बताइए, जिससे यूपी के साथ पूरा देश दहल उठा है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई अगली तारीख तक टली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी। मूल वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बुधवार को अगली तिथि तक के लिए सुनवाई टाल दी है, जो अभी तय नहीं की गई है। पीएम मोदी बोले, भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का कई महत्व है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। रिश्वत मामले में गिरफ्तार ईडी अधिकारी को दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने अंकित तिवारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि वह मामले में गवाहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करेंगे या उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।